स्टार्ट करेंगे क्लास। टॉपिक इज एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे आज। तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। साउंड आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, एमएस ऑफिस जो आप लोगों का होता है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जानते हैं हम, या प्रोग्राम के रूप में जानते हैं? तो आप लोगों को पता है, इसको हम जानते हैं स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से। ठीक है जी, ये याद रखना। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कल कि जो फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम था आप लोगों का, उसका नाम विजिकैल-सी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि डोस में जो आप लोगों का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होगा उसे लोटस 1 2 3 कहेंगे। ओके, विंडो में तो आप लोगों को जानते हैं कि अब इसको एमएस एक्सेल कहा जाता है। ठीक है जी, एक्सेल कहा जाता है इसको। ओके, एमएस एक्सेल में फाइल को किस नाम से जानते हैं? ये है आप लोगों का वर्कबुक और आप लोगों का बुक। बाय डिफॉल्ट आप लोगों की जो फाइल होगी उसका क्या नाम होगा? बुक 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लोग साथ में आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोगों की जो फाइल होगी वो कहाँ सेव होगी? तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी? तो 2003 में XLS और 2007 से XLS X लगाया जाता है इसके साथ। ओके, बाय डिफॉल्ट आप लोगों की जो शीट होगी उसका नाम क्या होगा? शीट 1। क्या होगा? शीट 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2003, 2007, 2010, 2013, इनमें आप लोगों को शीट मिलती हैं 3। शीट 1 के नाम से, शीट 2 के नाम से और शीट 3 के नाम से। बट जो आप लोगों का 2016 वर्जन और 2019 वर्जन है उसमें शीट मिलेगी सिर्फ एक ही। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर उसने डायरेक्टली पूछा वर्जन देकर, ठीक है, अगर तो वर्जन दिए 2016 2019, देन आप लोग शीट 1 लिखेंगे। अगर आप लोगों को वर्जन नहीं दिए तो आप लोगों ने 3 शीटें बाय डिफॉल्ट रखनी है। ठीक है जी, ये याद आ गया आप लोगों को। इसके बाद अगर आप लोग, ठीक है जी, लिख लिए सारा? जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर लिखते रहना। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों ने कोई नई शीट इंसर्ट करनी है, देखो 3 शीट्स हैं, तीनों शीट्स पे काम हो गया। अब आप लोगों को 4th शीट चाहिए, नई शीट इंसर्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है शिफ्ट के साथ F11 और Alt+
शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, याद रखेंगे। और आप लोगों को पता है, अगर नई कोई वर्कशीट या नई फाइल आप लोगों ने लेनी है तो नॉर्मल है, आप लोगों का कंट्रोल के साथ हैंड प्रेस कर दो तो नई फाइल और वर्कशीट आप लोगों की आ जाएगी। ओके, ये याद रखना। बताइए, मिनिमम कितनी शीट होती हैं आपकी एक्सेल में? और मैक्सिमम शीट्स कितनी होती हैं एमएस एक्सेल में? मिनिमम कितनी बताई? मिनिमम का आंसर दीजिए, ये वाला आंसर तो सब दे सकते हैं। मिनिमम आप लोगों का एक होती है। और मैक्सिमम आप लोगों की डिपेंड ऑन योर रैम। याद रखना, इसका फिक्स नहीं है डाटा। आप लोगों का जो रैम रहती है, रैम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी ज्यादा रैम होगी उसकी उतनी ज्यादा शीट्स होंगी एमएस एक्सेल में। क्योंकि ऑप्शन इसीलिए मैक्सिमम शीट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आता है आप लोगों को तो आप लोगों को ऑप्शन रैम साइज जरूर मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को, रुको। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये एक्टिव सेल, हम इसी की बात करेंगे अब। मान लो ये आप लोगों का एक्टिव सेल है, ठीक है, हम इसी की अब बात करेंगे। ठीक है, मैंने दो का एक एक्टिव सेल बना दिया, तो इसकी हम बात करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। या पहले एक चीज याद रखो, इसी पे ही लिख देता हूँ, रुको, इसी पे ही लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लो बस आप लोग। जो आप लोगों की शीट होती है, शीट का नेम, जो भी आप लोगों की शीट होगी उसका जो भी नेम होगा, उसमें हम मैक्सिमम कितने करेक्टर यूज कर सकते हैं बताओ? मैक्सिमम करेक्टर यूज्ड इन अ शीट्स, इन अ शीट नेम। एक शीट के नाम में हम कितने करेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? 31। ठीक है, याद रखना, आप लोगों ने शीट का नाम है जो आप लोगों का, उसमें आप लोग मैक्सिमम करेक्टर यूज कर सकते हो 31। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अलावा एमएस एक्सेल के अलावा आप लोगों को मैंने बताया था एमएस ऑफिस में जितने भी हैं उनमें हम फाइल का नाम के लिए, सॉरी, शीट उनकी जो भी यूज होती हैं, उनके फाइल के नेम में हम कितने करेक्टर यूज करते हैं? जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, जरा करेक्टर याद है आप लोगों को? ठीक है, 255 करेक्टर, इसको याद रखना आप लोगों ने। ओके जी। तो एक चीज समझिए अब ध्यान से। अब क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल से इन दोनों से अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन कहाँ बनेगा? ये है आप लोगों का एक सेल, एक्टिव सेल तो आप लोगों को पता है, ये वाले जो भी होंगे एक्टिव वो। देखो मैंने ऐसे एक सेल बना दिया। ओके, क्योंकि जो हमारा सेल है वो सिलेक्ट होके, जब इसमें पेन यूज कर रहा हूँ तो वो डिसलेक्ट हो रहा है। ये पूरा का पूरा सेल है आप लोगों का। तो मुझे एक चीज बताइए, एक सेल के अंदर हम कितने मैक्सिमम करेक्टर लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। एक सेल के अंदर हम कितने मैक्सिमम करेक्टर यूज कर सकते हैं? जैसे ए बी सी लिखनी हो, ए से लेके जेड तक, हम कितनी बार तक लिख सकते हैं, कुछ है याद? और एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेल है, इसका पूरा लार्जर साइज, मैंने पूछा यहां से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मैक्सिमम यहाँ तक है, ये हो गया इसका मैक्सिमम करेक्टर।
अब मैंने आपसे कहा ये जो सिंगल लाइन मतलब यहां से लेकर यहां तक एक लाइन में हम कितने करेक्टर लिख सकते हैं? मैक्सिमम करेक्टर बोल रहा हूँ, मिनिमम तो आप एक भी लिख सकते हो। एक सेल के अंदर एक सिंगल लाइन में हम मैक्सिमम कितने करेक्टर लिख सकते हैं? हम्म? तो याद रखना आप लोगों ने, एक लाइन के अंदर 255 करेक्टर आएंगे जो आपने आंसर दिया, मैक्सिमम करेक्टर यूज्ड इन अ सेल। मैंने आपसे कहा मैक्सिमम करेक्टर यूज्ड इन सेल लाइन, सेल की सिंगल लाइन लिखो, सेल लाइन से भी आप कंफ्यूज रहोगे, सेल की सिंगल लाइन। और आगे है मैक्सिमम करेक्टर इन सेल, तो यहां पे याद रखना 32,767। कितना? 32,767। कुछ समझ आया आप लोगों को मैंने क्या लिखा? कुछ समझ आया मैंने क्या लिखा? बोल दिया करो। देखो ये है सेल, ठीक है, इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ऐसे लिख रहा है ना, बिल्कुल ये एक सीधी लाइन में लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका ये खत्म हुआ, रुको अभी मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, पीछे से बताता हूँ करेक्टर आप लोगों को टोटल, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ए लिखना शुरू किया है, जहां इसकी सिंगल लाइन खत्म होगी ना, मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ, यहां तक इसकी सिंगल लाइन खत्म होगी। एक सिंगल लाइन के अंदर इसमें 255 करेक्टर लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 255 करेक्टर। और इस पूरे के पूरे सेल में, मतलब इसका जितना मैक्सिमम इसमें साइज रख सकते हैं सेल का, मतलब सेल के अंदर हम करेक्टर लिख सकते हैं मैक्सिमम पूरे के पूरे सेल में, वो है 32,767। सर रिपीट कर दो, ये मेरे को दिखानी पूरी स्क्रीन इसकी। ओके, देखो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एक सेल होता है आप लोगों का, उस सेल में एक लाइन, ठीक है, एक सिंगल लाइन आप लोगों की, उस सिंगल लाइन में हम 255 करेक्टर मैक्सिमम लिख सकते हैं। और पूरे के पूरे सेल में, इस सेल का जितना भी साइज बनेगा उसके अंदर जो लिमिट होगी करेक्टर को लिखने की, वो होगी मैक्सिमम 32,767। ठीक है, कैसे चीज होती है अब समझिए, अगर आप लोगों को ये भी समझ नहीं आया होगा किसी को तो समझना ध्यान से। आपके पास एक पेज पड़ा होगा सामने, ठीक है, आपके पास ऐसे पेज होता है, तो इस पेज में करेक्टर लिखने की एक कैपेसिटी होती है। तो इस पेज में हम मिनिमम और मैक्सिमम, देखो मिनिमम तो एक ही होगा, मैक्सिमम सिंगल लाइन में, इसमें मान लो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसे करके 10 लाइन है लास्ट तक। जो पहली लाइन है, एक लाइन में, सिर्फ एक ही लाइन में हम इसमें लिख सकते हैं 255 कैरेक्टर मैक्सिमम जो हमें दिया गया है। और लास्ट तक, यहां से यहां तक लिखने, यहां तक लिखने के बाद ये पूरा सेल यहाँ खत्म होता है, और इस लास्ट तक हम इस पूरे सेल में लिख सकते हैं 32,767 कैरेक्टर। अब समझ आया आप लोगों को? जी अभी हो गया क्लियर डाउट आप लोगों का? ओके देन, ठीक है। अब एक और चीज बताएं आप मुझे, एक और चीज मुझे बताएंगे आप लोग, एक सेकंड इसको बंद करता हूँ पहले। एक और चीज बताएंगे, तो आपके हिसाब से इसमें लाइन कितनी लिख सकते हैं हम? ठीक है, लाइन कितनी लिख सकते हैं, कुछ है आइडिया आप लोगों को? जैसे मैंने कहा सेल में एक लाइन में 255, इसी तरह मैंने कहा 32,767, तो आपके हिसाब से कितनी लाइन लिख सकते हैं? ठीक है, सीधा सा रहता है, 32,767 को आप 255 के साथ डिवाइड कर लीजिए, बट वो आंसर गलत होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम इसने कह दिया 32,767 लिख दो,
आपने अपनी मर्जी से एक लाइन पे 2 करेक्टर लिखे, फिर एंटर मारा, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे लिखते गए। तो लाइंस की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, 100+ कैसे होगा? ठीक है जी, सीधी सी बात है। आप अगर चाहें तो 32,767 लाइन भी लिख सकते हैं। क्यों? एक एक लाइन में एक एक करेक्टर लिखते जाओ, तो 32,767 बन जाएंगी। अगर दो दो लिखे तो उतनी बन जाएंगी, पूरी पूरी लिखी तो उतनी बन जाएंगी। तो लाइंस की लिमिट नहीं है। लाइन अपने हिसाब से, आप स्पेस भी छोड़ सकते हो, खाली लाइन भी छोड़ सकते हो, आगे जा सकते हो आप। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं इसमें 32,767 को अगर आप 255 से डिवाइड करोगे तब भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देख, आपका एग्जामिनर आपको लाइन के ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। एक चीज बताइए, स्प्रेडशीट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होगी? जल्दी से बताओ। स्प्रेडशीट है जो आप लोगों की, स्प्रेडशीट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होगी आप लोगों की? सेल होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेल, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट इज सेल। ठीक है जी, क्या होती है? सेल। सेल किससे बनता है? सेल किसके मिलने से बनता है? रो के साथ कॉलम। कई बार ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये बताओ ग्रुप ऑफ रोज क्या कहलाती हैं? वर्कशीट। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्कशीट क्या कहलाएंगी? वर्कबुक। ओके, तो देखिए, अभी ठीक है आवाज? तो हम बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेल, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट जो होगा आप लोगों का सेल। ठीक है, सेल बनती है किसके कॉम्बिनेशन से? तो ऑलरेडी बता दिया, रो एंड कॉलम। रो प्लस कॉलम के कॉम्बिनेशन से आप लोगों का सेल बनेगा। तो ग्रुप ऑफ रो क्या होगा? वर्कशीट। ग्रुप ऑफ वर्कशीट क्या होगा? वर्कबुक होगा। और ग्रुप ऑफ वर्कबुक क्या होगा? क्या होगा, जल्दी बताओ। फोल्डर होगा। फोल्डर तो बनता नहीं है स्प्रेडशीट में, किसी और को पता है? वर्क स्पेस। ठीक है जी, तो इसको याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए एग्जाम में आप लोगों को। ओके, तो ये कंप्लीट है हमारा। ओके जी, तो ये याद रखना, सेल आप लोगों का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ग्रुप ऑफ सेल, सॉरी, सेल आप लोगों का रो और कॉलम से बनता है। ग्रुप ऑफ रो और कॉलम वर्कशीट बनाती हैं। ग्रुप ऑफ वर्कशीट वर्कबुक और वर्क स्पेस। बस यही खेल है सारा इसमें, तो ये याद रखना। अच्छा, अब बताओ मुझे एक चीज कि MS एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं? MS एक्सेल में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। पहले हम बात करेंगे 2003 में, बताओ नंबर ऑफ रो कितनी है, और 2007 में बताओ, जल्दी करो, पढ़ी होंगी आप लोगों ने।
रोज होती हैं 256। ओके, ठीक है जी। कॉलम होते हैं 65,665,536 है ना। ओके, कॉलम आपने 256 बताए, ठीक है। तो याद याद रखना आप लोगों ने कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें, वो क्या रहेंगी आप लोगों की। तो नंबर ऑफ रोज जो आप लोगों की होंगी है वो है 65,536, ठीक है, 2003 में। कॉलम आप लोगों के रहेंगे 256। और 2007 में कितनी रोज हैं आप लोगों की। 10,48,576। कॉलम कितने हैं, 16,384। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो आप लोगों का सेल एड्रेस होगा, जो आप लोगों का सेल एड्रेस होगा उसे हम कैसे पहचानते हैं। सेल एड्रेस पहचानने के लिए हमें कॉलम लेवल पहले आएगा आप लोगों का, फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, देखो पहले आता है कॉलम लेवल, फिर आप लोगों का आता है रो नंबर। ठीक है जी, रो का नंबर आएगा आप लोगों का। लेवल कॉलम क्या होगा, कॉलम का जो हमारा लेवल होगा वो क्या होगा, देखो ऐसे चलता है ना, ए बी सी डी जेड तक। जब जेड खत्म हो जाएगा फिर चलेगा ए ए ए बी ए सी ए जेड। जब ये खत्म हो जाएगा तो बी ए बी वी बी सी एंड वी जेड। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, और लास्ट में पहुंचेंगे हम तो लास्ट में जेड आ जाएगा। जेड ए से लेकर जेड जेड तक। ठीक है जी, जेड ए से लेकर जेड जेड तक हमारा चलेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों का कैसे आगे चलता रहेगा। ओके, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं पूछूं, ठीक है, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, सेल एड्रेस बताओ मुझे AB2। रो कॉलम बताओ इसमें कौन है, रो और कॉलम बताओ इसमें, रो कौन है और कॉलम कौन है इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि AV के नाम से तो हमेशा कॉलम ही चलेगा, और नंबर में हमेशा आप लोगों का रो होगा। ठीक है जी, ऐसे हमेशा इनको याद रखना आप लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहती है, ये बस इतनी सी आइडेंटिटी होती है, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, और कुछ नहीं है आप लोगों का। ठीक है, अब ऐसे तो हम करते रहेंगे तो हमें लास्ट तक याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ तक वैल्यू रहती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने कंप्लीट, मैं आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ, आप लोगों ने वही चीज याद रखनी है। रो की बात करें और हम कॉलम की बात करें, तो मैंने कहा 2003 और 2007। ठीक है, 65,536 बताई, और इधर आप लोगों ने बताया मुझे 256। ओके, इधर बताया 10,48,576, और इधर हमने बात की 1,638। ठीक है, लास्ट कॉलम क्या होगा 2003 में, जल्दी से बताओ, लास्ट कॉलम क्या होगा 2003 में। जो लास्ट कॉलम होगा वो क्या होगा 2003 में, हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिक में, लेवल में। तो बताइए, नहीं है पता, IV। ठीक है, तो लास्ट
रो बता दो क्या होगी। अरे लास्ट रो तो आपके सामने पड़ी है, 65,536, ये तो बता सकते हो। समझ आ गया। 2003 की पूछ रहा हूँ मैं अभी ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ नहीं गया। ओके, तो मुझे ये बताओ सेल एड्रेस क्या होगा लास्ट में, लास्ट सेल एड्रेस ऑफ 2003, जल्दी बताओ। सेल का एड्रेस क्या होगा अगर मैंने लास्ट वाले कॉलम और लास्ट वाली रो को सिलेक्ट किया है। आई एफ होगा। एफ आता है कि वी आता है, जल्दी बताओ अब। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये देखो लास्ट कॉलम ये है और लास्ट रो ये है, तो बस यहाँ से आई और वी ले लो और यहाँ से 65,536 ले लो। ठीक है जी, याद रखना। और अगर आप लोगों को 2007 का पूछे तो 2007 में आप लोगों का एक्स एफ डी आता है। ठीक है जी, तो बस एक्स एफ डी के आगे आप लोग लास्ट रो लगा दो, जो है 10,48,536, 576। ओके, ठीक है जी, पता लग गया आप लोगों को। अब तो नहीं भूलोगे, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ें। आगे है हमारा, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर हम पढ़ेंगे सेल के एड्रेस टाइप, कितनी तरह के होते हैं सेल एड्रेस टाइप, जिन्हें सेल रेफरेंस भी कहते हैं। 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, रिलेटिव एक, एब्सोल्यूट दूसरा। ठीक है, एग्जाम में दो ही याद रखने हैं, मिक्स आप लोगों का एब्सोल्यूट में आ जाता है। ठीक है जी, तो ये याद रखिए। तो रिलेटिव कौन सा होता है जो हमने अभी पढ़े, B1, B2, B3, C3, 4, C4, ऐसे कुछ है ना, B2, B3, B4। एब्सोल्यूट का साइन क्या होगा। एब्सोल्यूट हमेशा आप लोगों का डॉलर से डोनेट होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जो सेल एड्रेस होगा इसको फिक्स सेल एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स सेल एड्रेस। ठीक है जी, रो और कॉलम के बिफोर अ रो एंड बिफोर अ कॉलम आप लोगों को एब्सोल्यूट लगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे ये है B1 हमने लिखा, $V, $1, ये बन गया एब्सोल्यूट। $V, $2, ये बन गया एब्सोल्यूट। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। अगर एग्जाम में आ जाए कि एब्सोल्यूट बताओ, एब्सोल्यूट क्या होता है आप लोगों का, तो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कि बस उनके आगे आप लोगों ने डॉलर का साइन लगाना है, वो एब्सोल्यूट बन जाएंगे। ओके जी, ये समझ आ गया। आगे करें। अभी जस्ट हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को कोई इसमें अलग बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है अलग, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है इसमें ना, आप लोगों को ऐसे मत सोचिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ अभी। देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा, एक सेकंड रुको। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉलम C है और ये 1 है, आप लोगों का रो 1 है, तो यहाँ पे आ गया एड्रेस आप लोगों का C2। कुछ नहीं है, जो C2 है आप लोगों का ये है रिलेटिव वाला। ठीक है, रिलेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो C2 आया, ये क्या बन गया, रिलेटिव। अब मुझे कहा कि इसको एब्सोल्यूट बना दो, तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच में डॉलर लगा दो, C और 2 के, C के आगे डॉलर और 2 के आगे डॉलर लगा दो बस।
ये बन गया एब्सोल्यूट और फिक्स। ये फिक्स एड्रेस होता है, हम इस एड्रेस को बेसिकली यूज नहीं करते हैं नॉर्मल वे में, ठीक है। जो रिलेटिव होता है वो बेसिक ये वाला C2 एड्रेस, कॉलम और रो का। बस कॉलम के आगे और रो के आगे लगा दो डॉलर, तो ये एब्सोल्यूट बन जाता है और कुछ नहीं है इसमें अलग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एब्सोल्यूट जो आप लोगों का होता है हम उसको बेसिकली यूज नहीं करते हैं, जो हमारा नॉर्मल फंडा होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देता है कि बताओ इनमें एब्सोल्यूट कौन सा है, तो आपको ऐसे रो कॉलम पकड़ा देगा, और जिस रो कॉलम के आगे डॉलर और ये लगा होगा, जिनके आगे पहले ये लगा होगा फिर ये लगा होगा, वो गलत होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले कॉलम का लेवल आएगा, देन आप लोगों का क्या आएगा, रो नंबर आएगा, ठीक है। पहले कॉलम का लेवल आएगा, ये होता है कॉलम का लेवल, ये पूरे के पूरे n से ही होंगे, ये कॉलम लेवल है, ठीक है जी। फिर उसके आगे कॉलम रो नंबर जो कि 1 2 3 में होंगे आप लोगों के। सबसे पहले ABC वाला आएगा कुछ, उसके आगे डॉलर लगेंगे, फिर उसके पीछे आप लोगों का न्यूमेरिकल होगा कोई, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने, कुछ इसमें अलग नहीं है। देखिए ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, हमने MS वर्ड में पढ़ा है, ये वाला भी मेनू बार पढ़ा दिया, रिबन भी पढ़ा दिया, ये भी सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें भी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ाया है, सॉरी, जो जो चीज़ें इसमें न्यू होंगी मैं बस वो ही बताऊंगा जो आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी, ठीक है। जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको हम बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम मेनू बार की बात कर रहे हैं। अभी मैं बीच का प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ है, टाइटल वगैरह जो भी आप लोगों के बीच के हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाली वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे वो तो मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा अपडेट नहीं करूंगा, बट बेसिक में से भी आप लोगों को 5 या 6 क्वेश्चन डायरेक्टली जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इनमें से पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फिर भी आप लोगों ने ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो 903 का पेपर होगा उसमें आप लोग टफ पढ़ के जाओगे, और इस चीज़ की गारंटी रहेगी आपको इजी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि यही चीज आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के साथ हुई, HTML पढ़ के चले गए, और आप लोगों का C लैंग्वेज पढ़ के चले गए, जावा वगैरह पढ़ के चले गए, और वहां पे वो आया नहीं, उन्होंने बेसिक पेपर पूछ लिया। तो बस ऐसा ही खेल होगा आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं आप लोगों को बेसिक प्लस एडवांस साथ साथ करवा रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो हम इसमें सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीजें मैंने करवा दी हैं वर्ड, और उसमें नई चीज आई यहाँ से, ये वाली जो आप लोगों को दिख रही है ना चीज, ये नई चीज निकल के आई इसमें, ये वाली हमेशा याद रखना, ये इसे कहते हैं सिलेक्शन व्यू। ये वाला जो आप लोगों का पार्ट रहेगा सिलेक्शन व्यू होता है। सिलेक्शन व्यू हमेशा 2 हिस्सों में बंटा रहता है, सिलेक्शन व्यू के 2 हिस्से रहते हैं, 2 हिस्सों में बंटा है। द फर्स्ट इज नेम बॉक्स, द फर्स्ट इज नेम बॉक्स एंड सेकंड इज फॉर्मूला बार। अब नेम बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स में याद रखना, जहां पे आप लोगों का एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सेल का एड्रेस, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एक्टिव सेल का एड्रेस, या एक्टिव सेल कहते हैं या इसे सिलेक्ट सेल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो सिलेक्ट होगा वो एक्टिव होगा। फॉर्मूला बार क्या होगा, एक्टिव सेल का जो कंटेंट होगा वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा, एक्टिव सेल का कंटेंट जो होगा वो सारा यहाँ दिखेगा। अब देखिए कैसे, मैंने क्लिक किया L के ऊपर, देखो L के ऊपर क्लिक किया, कॉलम L, और ये 4, ये दिख गया आप लोगों को सारा। इसके अंदर जो भी चीज मैं लिखूंगा वो मुझे यहाँ दिखेगी, देखो मैंने 3 बार H लिखा तो ये फॉर्मूला बार में दिख गया। आगे समझ, एक्टिव सेल का जो कंटेंट होगा वो दिखेगा यहाँ पे, और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होगा L4, ठीक है जी। L कॉलम है और 4 रो हमारी चल रही है, तो वो हमें दिखेगा। ये दोनों आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला कंप्लीट है आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों ने और चीजों को याद रखना है, वो क्या है आप लोगों की, ये होती है सिलेक्शन, सिलेक्शन व्यू होती है, वार नहीं होती है ये कोई भी ना, व्यू मतलब जो भी सिलेक्ट किया है उसका व्यू करवाता है, सिलेक्शन व्यू, सिलेक्शन
व्यू, ये वार नहीं है, व्यू है आप लोगों का। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सिलेक्शन व्यू किस काम आती है? सिलेक्शन व्यू हमें नेम बॉक्स बताती है और फॉर्मूला बार के बारे में बताती है। नेम बॉक्स ये है, फॉर्मूला बार ये है आप लोगों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और चीज हमें दिख रही है। अब एक और चीज बताओ मुझे, ये जो आप लोगों को रो दिख रही हैं और ये कॉलम दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये वाले जो चीजें दिखा रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ग्रे टाइटल। अब ग्रे टाइटल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो ग्रे कलर का है। तो इसलिए आपके कॉलम और रो को रो ग्रे टाइटल और कॉलम ग्रे टाइटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रे टाइटल होता है। और इन्हीं के बीच में आप लोगों को एक चीज दिख रही है, ये वाली, ये वाली, और इसके बीच में ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसा है पूरा फॉर्मेट ये। इसे क्या कहा जाता है आप लोगों का? तो सीधी सी बात है, ये आप लोगों का इसलिए यूज होता है, जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आप लोगों का क्या कर देगा, सिलेक्ट ऑल कर देगा, सबको सिलेक्ट कर देगा, जो जो हमारा बीच का फॉर्मेट होगा। ठीक है, जो भी आप लोगों के नीचे तक वैल्यू है सबको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक किसको यूज करते हैं हम? देखो, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो जो मैंने अभी खोला था, देखो उसने एक्टिव सेल को बता दिया। तो ग्रे सेल के ऊपर आप लोग पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, एक्टिव हो जाता है इससे। पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ऑल का पता चल गया आप लोगों को कि आप लोगों ने किसके ऊपर क्लिक करना है, इसको हम ग्रे टाइटल ही कहते हैं, जो ये वाली चीज होती है ना, इसके ऊपर नहीं। वो आप लोगों को डायरेक्टली कहेगा कंट्रोल ए, ऑप्शन देगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। बट क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी भी कॉलम या रो को। ठीक है, किसी भी कॉलम या रो को अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो आप किसके ऊपर करोगे क्लिक? तो हम स्पेसिफिक जो भी हमारा कॉलम होगा, स्पेसिफिक जो भी हमारी रो होगी, देखो स्पेसिफिक हमारा कॉलम है और स्पेसिफिक हमारी रो है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिक रो कॉलम इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका एक्टिव सेल है, अगर इस एक्टिव सेल को पूरे के पूरे को हाईलाइट करना है तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा? ठीक है, अगर पूरे को आप लोगों ने हाईलाइट करना है तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा, ग्रे कॉलम के ऊपर क्लिक कर दो, पूरा आपका कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह पूरी की लाइन करनी है तो ग्रे कॉलम पे कर दो, ग्रे रो के ऊपर क्लिक कर दो तो आपकी पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, कल मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि इनको एक्टिव सेल और कॉलम को हाईलाइट कैसे करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में पढ़े। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, 20 सेकंड ही बचे हैं क्लास को। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना आप लोगों ने, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।